Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is 29th lecture for the subject Language and Communication Skills. जैसा कि आपको पता है कि हम यूनिट 2 डिस्कस कर रहे हैं और पिछले काफ़ी लेक्चर से चूँकि ये बहुत लेंथी चैप्टर था और इस लेक्चर में हम 2.5 न्यूरोलॉजिकल कॉजेज अफेक्टिंग स्वेलुइंग के निगलने पे जो ब्रेन और उससे रिलेटेड जितने भी न्यूरॉन्स वगैरह हैं तो उनकी वजह से जो अफेक्ट्स आते हैं स्वेलविंग पर, उस पर हम जो है ना वो आज बहस करने जा रहे हैं, बातचीत करने जा रहे हैं, उसके हवाले से हम सीखने जा रहे हैं। तो ये इस लेक्चर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो ये पार्ट 1 है जो कि लेक्चर 29 है और इसका दूसरा हिस्सा लेक्चर 30 में हम 30वें लेक्चर में हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तो यूनिट 2 डिसऑर्डर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिस्फेजिया एंड 2.5 न्यूरोलॉजिकल कॉजेज अफेक्टिंग स्वेलुइंग पार्ट 1। हम अपने इस लेक्चर का बाकायदा आगाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के साथ कि जिसमें हुस्न ज़न के हवाले से जो है ना वो बात की गई है। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड इन्ना हुस्न ज़न बिल्लाहि मिन हुस्न इबादतिल्लाह। Indeed, having good thoughts about Allah is from the perfection of worship of Allah। कि अल्लाह ताला के हवाले से अच्छा गुमान रखना ये इबादत में से एक इबादत है। ये बड़ी अहसन और बड़ी अच्छी इबादत है, तो इसलिए हमें हमेशा अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखना चाहिए। न्यूरोलॉजिकल कॉजेज अफेक्टिंग स्वेलिंग: स्ट्रोक, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज और प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पालसी। तो पीएसपी, प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पालसी, हम 5 जो कॉजेज़ हैं यहाँ पे डिस्कस करेंगे और बाकी की 3-4 जो कॉजेज़ हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इनमें जो है ना वो स्ट्रोक और ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी और पार्किंसंस डिजीज़ के हवाले से आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आइए इसको और डिटेल में या स्वेलुइंग के हवाले से, निगलने के हवाले से कि ये किन किन मसाइल की जो है ना वजह बनते हैं, तो उसके हवाले से हम इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द न्यूरोलॉजिकल कॉजेज अफेक्टिंग स्वेलुइंग एंड हाउ। पहली बात तो यह है कि न्यूरोलॉजिकल disorders affecting swallowing can be categorized in many ways, including by the anatomic site of the lesion such as the central or peripheral nervous system। तो पहला तो इसको जो है ना वो मुख्तलिफ तरीक़ों से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो ये है कि दिमाग के जिस हिस्से पर कोई ज़ख़म, कोई चोट लगती है, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल हो गया हमारा जो है ना वो जो सेरिब्रम है, जो कि ब्रेन का सबसे बड़ा पोर्शन है। तो पेरिफेरल जो कि नर्व्स जो इससे निकल के पूरे जिस्म में फैली हुई हैं, ये उनकी बात हो रही है। तो इंक्लूडिंग द एनाटमिक साइट, एनाटमिक यानी एनाटमी हम कहते हैं जिस्म की साख्त को, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी को, तो उसको एनाटमी कहते हैं। जो हमारे मतलब हड्डियों का एक ढांचा है, जो हमारे गोश्त पोश्त उस पर लगा हुआ है, तो ये सारी हमारी एनाटमी है, जो कि जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। साइट ऑफ द लीजन सच एज द सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बाय द पैथोलॉजिकल प्रोसेस, या फिर जो है ना कोई पैथोलॉजिकल प्रोसेस हो। पैथोलॉजी मतलब द स्टडी ऑफ डिजीज़, सच एज इस्केमिया और डीजनरेशन, यानी कि नर्वस सिस्टम की डीजनरेशन की बात हो रही है, उसकी ही इस्केमिया की बात हो रही है कि जहाँ पर जो प्रॉपर प्रोसेस है न्यूरॉन्स का एक दूसरे की तरफ मूव करने का, वो ना हो पाए, तो उसको हम जो है ना वो पैथोलॉजिकल, कि जहाँ पर वो जो नर्व्स, वो जो कॉर्टेक्सिस यानी कि कॉर्टेक्स उसकी प्लूरल हो गया कॉर्टेसिस, तो कॉर्टेसिस जो है ना उनमें कोई इशू होना, तो इस्कीमिया एंड डी जनरेशन बाय द अंडरलाइंग इटियोलॉजी
या कोई वजह के नाम पे हम इसको जो है ना वो वजह को नाम दे सकते हैं। अंडरलाइंग etiology इज द स्टडी ऑफ causes और बाय द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन सच एज डिमेंशिया एंड मूवमेंट डिसऑर्डर्स, या फिर इसकी कोई ना कोई क्लिनिकल वजह या इसको जो नाम दिया जाता है उसकी हम बात कर रहे हैं। डिमेंशिया एंड मूवमेंट डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैन बी नॉन डीजनरेटिव और डीजनरेटिव। तो डीजनरेट मतलब जो के नुकसान पहुंचाते हैं आहिस्ता 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 आहिस्ता, जो उनकी स्ट्रेंथ होती है, जो उनकी कैपेसिटी होती है, उसका डीजनरेट होना, कम होना, ख़त्म होना, उसको हम डीजनरेशन कहते हैं। तो नॉन डीजनरेटिव जो कि नॉन डीजनरेट ना हो, ख़राब ना हो, मतलब वो अपनी हालत में तो ठीक है लेकिन अल्टीमेटली अफेक्ट कर रहे हैं, यानी जितनी भी सूरत हाल ख़राब होगी उससे मज़ीद ख़राब ना हो, उसको हम कहते हैं कि ये नॉन डीजनरेटिव है। लेकिन जो वक्त के साथ साथ मज़ीद उनकी कैपेसिटी में, उनकी सेहत में कमी होती जाए तो हम कहते हैं ये डीजनरेशन होगी इनकी। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स अफेक्टिंग स्वेलिंग कैन बी कैटेगराइज्ड इन मैनी वेज, इंक्लूडिंग उसमें शामिल कौन कौन से ये हैं? बाय द एनाटमिक साइट ऑफ द लीजन सच एज द सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी जिस जगह पे कोई इशू हुआ है। by the pathologic process such as ischemia and degeneration, by the underlying etiology or by the clinical presentation such as dementia and movement disorders. Disorders of the central nervous system can be non-degenerative or degenerative. Based on the clinical progression, अब हम अगर क्लिनिकल प्रोग्रेशन की बात करें, यानी क्लिनिक की ज़ुबान में अगर हम बात करें, तो डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स में भी सब क्लासिफाइड इनटू प्रोग्रेसिव एंड रीलैप्सिंग डिसऑर्डर्स, यानी कि दो तरह के वो कहते हैं कि डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं, प्रोग्रेसिव एंड रीलैप्सिंग। प्रोग्रेसिव डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स may be further subclassified based on their salient clinical characteristics on into dementias and movement disorders. तो जो प्रोग्रेसिव डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स है कि जो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करते जाते हैं, लेकिन ये डीजनरेशन की तरफ, यानी प्रोग्रेस तो करना, तरक्की करना, लेकिन ये तरक्की किस तरफ कर रहे हैं कि नुकसान ज़्यादा होता जा रहा है, आहिस्ता 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 खराबियाँ जो है ना वो पेश आना शुरू हो जाती हैं। तो प्रोग्रेसिव डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स में बी फर्दर सब क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर सेलिएंट क्लिनिकल करेक्टरिस्टिक्स इनटू डिमेंशियाज एंड मूवमेंट डिसऑर्डर्स। तो जो मेमोरी को अफेक्ट करें, सोचने समझने की सलाहियत, उसको हम डिमेंशिया कह लेते हैं, और जो मूवमेंट डिसऑर्डर्स हैं जिनका मूवमेंट से ताल्लुक़ है तो वो मूवमेंट डिसऑर्डर्स हैं। इन कंट्रास्ट टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मोस्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स डिसऑर्डर्स दैट इम्पैक्ट स्वेलिंग इज डीजनरेटिव इन नेचर। तो CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो इतना डीजनरेटिव नहीं होते जितने के जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स होते हैं, दैट इम्पैक्ट स्वेलिंग इन डीजनरेटिव इज डीजनरेटिव इन नेचर। तो वो ज़्यादा डीजनरेटिव होते हैं नेचर में, अपनी सलाहियत में, अपनी कुदरत में, अपनी फितरत में, अपने हिसाब से। तो बेस्ड ऑन द क्लिनिकल प्रोग्रेशन, डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स में बी सब क्लासिफाइड इनटू प्रोग्रेसिव एंड रिलैप्सिंग डिसऑर्डर्स। Progressive degenerative disorders may be further subclassified based on their salient clinical characteristics into dementias and movement disorders. In contrast to the central nervous system, most of the peripheral nervous system disorders that impact swelling is degenerative in nature. तो उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी। अब हम जो न्यूरोलॉजिकल कॉजेज अफेक्टिंग स्वेलिंग, तो उनमें सबसे पहली कॉज है स्ट्रोक। तो हमने देखा कि स्ट्रोक किसी एक्सीडेंट वगैरह से जो है ना हो सकता है, या कोई जो है ना ब्रेन में, इस पे हम चूँकि पहले भी जो है ना बात कर चुके हैं, तो ब्लॉक्ड आर्टरी की वजह से इस्केमिक स्ट्रोक जिसको हम कहते हैं, और द लीकिंग ऑफ बर्स्टिंग ऑफ अ ब्लड वेसल यानी हेमरेजिक स्ट्रोक। तो दो तरह के स्ट्रोक होते हैं, यानी एक ब्लॉक्ड आर्टरी की वजह से, आर्टरी मैंने आपको कहा बताया था कि वो शरेयान जो कि शरेयानें कौन सी हैं, आर्टरीज कौन सी थी, ए फॉर आर्टरीज, ए फॉर अवे, जो कि जिस्म से हार्ट से पूरे जिस्म में ब्लड सप्लाई करती हैं, वो आर्टरीज हैं। और वेन्स जो होती हैं, वरीदें, वो पूरे जिस्म से जो गंदा खून होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है,
उसको हार्ट में लेके आती हैं वो, फिर उसको दोबारा से हमारा एक पूरा प्रोसेस है कि उसको प्योरीफाई करता है, उसको ऑक्सीजनेटेड करता है। तो दो ऐसी जो है ना पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी जो है ना वो वेन, वो ऐसी होती हैं जो अपने नामों के उल्ट जो है ना वो काम करती हैं। इसके अलावा जितनी भी होती हैं वो सारी वही काम करती हैं, जो कि इसका मतलब बनता है ए फॉर अवे और वी से, यानी वेन, वेन जो है ना वो हार्ट की तरफ खून लेके आती है। तो a stroke occurs when the blood supply to your brain is interrupted or reduced. This deprives your brain of oxygen and nutrients, which can cause your brain cells to die. A stroke may be caused by a blocked artery, इसको ischemic जो है ना वो स्ट्रोक कहते हैं, और द लीकिंग ऑफ और बर्स्टिंग ऑफ अ ब्लड वेसल, यानी हेमरेजिक स्ट्रोक। तो हेमरेज कहते हैं जी, ब्रेन हेमरेज हो गया तो उसमें यही होता है कि ब्लड वेसल जो है ना वो फट जाती है और वो ब्लड जो है ना लीक होकर ब्रेन में जो है ना वो उसको अफेक्ट कर देता है, तो वो है। तो स्ट्रोक जो है ना वो हमें समझ आ गया। ये इस पे पहले भी चूंकि बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है, तो इसलिए इस पे मज़ीद जो है ना वो अब आप लोग इसको दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। स्ट्रोक में द साइंस ऑफ अ स्ट्रोक इंक्लूड अ सडन सीवियर हेडेक। तो इससे जो है ना वो हेडेक एक तो बहुत शदीद हो जाती है, वीकनेस दूसरा इसका जो है ना वो इशू है कि वीकनेस, कमज़ोरी आ जाती है। फिर तीसरा जो है ना वो नम्बनेस, यानी कि नम्बनेस है कि नम्बनेस मतलब जो हमारी हिस्से हैं, जो हमारे सेंसेस हैं, इनका काम ना करना, बेहिसी जिसे उर्दू में कह देते हैं, नम्बनेस। तो यहाँ पर वो बेहिसी नहीं जो हम उर्दू में बोलते हैं, जो आमतौर पर इसका मतलब लिया जाता है। यहाँ पर हमारे महसूसात का, हमारी सेंसेस का काम ना करना, यानी स्मेल वगैरह का पता ना चलना, तो इसको हम कह सकते हैं। छूने की इसका काम ना करना है। विजन प्रॉब्लम्स हैं जो कि आंखों के से रिलेटेड होगी, कन्फ्यूजन, ट्रबल वॉकिंग और टॉकिंग, तो ये सारे जो स्ट्रोक के बाद, डिजीनेस यानी कि नीम ख्वाबी की हालत में होना, नींद नींद सी आना, एंड स्लर्ड स्पीच, और स्पीच जो है वो स्लर्ड होना, बिल्कुल वाजे ना होना, गैर वाजे होना। तो swallowing abnormalities in stroke are variable and may include oral lateral sulci retention, delayed oral transfer, delayed elicitation or of a pharyngeal swallow, decreased hyolaryngeal elevation and aspiration। तो ये जो है ना मुख्तलिफ तरह के मतलब इसमें स्वेलविंग एबनॉर्मेलिटीज़ इसमें हो सकती हैं। ठीक है, एक तो ये है कि याद ही ना रहना कि हम कुछ खा रहे हैं या उसको जो है ना अंदर निगलना भी है। डिलेड ऑरल ट्रांसफ़र, वे ये वही बात होगी। फिर डिलेड एलिसिटेशन ऑफ अ फेरेंजियल स्वेलो, के बिल्कुल वाज़े तौर पर जो है ना वो फेरेंजियल के फेरेंक्स में कोई चीज़ ना भेज पाना, उसमें डिले हो जाना। डिक्रीज्ड हायोलेरिंजियल एलिवेशन, और जो है ना इसकी डिक्रीज्ड के जो लैरिंग्स है इसमें जो ना एलिवेशन महसूस ना होना कि भाई कोई चीज़ चाहिए, एंड एस्पायरेशन के वापस जो है ना चीज़ों का आ जाना। तो ये सारे जो है ना वो मामूली से काम हैं जो समझे जाते हैं, लेकिन ये स्ट्रोक का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकते हैं। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी कैन रिजल्ट इन डिस्फेजिया डिपेंडिंग ऑन द ब्रेन रीजन इन्वॉल्व्ड। और जो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है इसके हवाले से भी हम पहले बहुत काफ़ी जो है ना वो बात कर चुके हैं। ब्रेन इंजरी रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रॉमा इज जनरली मोर डिफ्यूज दैन दैट following stroke, and cognitive impairments are often prominent depending on the site and severity of injury। तो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी जो है ना वो जिस तरह ये डिमेंशिया और जिस तरह जो है ना वो लैंग्वेज एंड स्पीच को मुतासर करती है, तो बिल्कुल जो है ना ये स्वेलविंग को भी मुतासर कर सकती है। आखिर ब्रेन जो है ना वो कुछ ना कुछ तो बताना होता है, हमने जो खाना है उसको निगलना है, तो कैसे जो है ना वो हम, जब हमारे पास समझने की सलाहियत ही नहीं है, तो बिल्कुल जो है ना वो जैसे स्ट्रोक की तरह ये भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर सकती है। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी कैन रिजल्ट इन डिस्फेजिया डिपेंडिंग ऑन द ब्रेन रीजन इन्वॉल्व्ड, ये पहले भी बात हो चुकी है। ब्रेन इंजरी रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रॉमा इज जनरली मोर डिफ्यूज दैन दैट फॉलोइंग stroke, and cognitive impairments are often prominent depending on the site and severity of injury।
एमियोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, ये जो है ना एक मतलब मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है। अब यहाँ पर मोटर मसल्स की बात आ जाएगी, तो देखें ना कि जब हमने निगलना है तो इसमें सारी मोटर मूवमेंट्स ही शामिल होंगी। तो मोटर न्यूरॉन डिजीज़ MND causes a progressive weakness of many of the muscles in the body. There are various types of MND. This leaflet is mainly about amyotrophic lateral sclerosis। मतलब ये जो जहाँ जिस लिटरेचर में जहाँ से हमने ये चीज़ जो है ना वो ALS amyotrophic lateral sclerosis के लिटरेचर उठाया, ये उस लीफलेट की बात कर रहे हैं। विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ MND, दिस द कॉज इज़ नॉट नोन। लेकिन amyotrophic lateral sclerosis की जो है ना वो कॉज का पता नहीं है, लेकिन ये एक मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है कि मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इंसान को स्वेलिंग में निगलने में मसाइल पेश आते हैं। It is thought that certain chemicals or structures that only occur in motor nerves are damaged in some way। तो कहते हैं कि जो मोटर नर्व्स में कुछ केमिकल्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो किसी तरह जो है ना डैमेज हो जाते हैं। द रीज़न वाई द नर्व्स बिकम डैमेज्ड इज़ नॉट क्लियर, लेकिन इसकी पहले भी हमने बात की है कि इसकी कॉजेज़ क्लियर नहीं होती। मे एक्सपीरियंस सम डिफ़िकल्टीज swallowing as the muscles with which coordinate swallowing become affected। यानी अगर उन मसल्स वो मसल्स अफेक्ट हो गए जिनका काम स्वेलिंग है, तो अल्टीमेटली इसका नतीजा यही निकला कि डिफ़िकल्टीज इन स्वेलिंग। Eating and swallowing become difficult when the tongue and the muscles around the mouth and throat become weak। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है खाना भी और उसको निगलना भी। उसकी वजह यह है कि अगर टंग भी पूरी तरह प्रॉपर काम नहीं कर रही, तो वो जो है ना वो खाने को जो हमने बॉलस बनाते हैं, जो हम लुकमा बनाते हैं, जो हमारे जो है ना वो फेरेंक्स में या नीचे जो है ना एसोफेगस में जाता है, तो उसको जो है ना वो दांतों के नीचे कैसे देगी अगर ज़ुबान ही काम नहीं कर रही, या उसके इर्द गिर्द जो मसल्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे, कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, तो ये सारे मसाइल आते हैं एमियोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस में। ALS भी इसको कह सकते हैं। फोर्थ जो कॉज है न्यूरोलॉजिकल कॉज अफेक्टिंग swallowing, that's Parkinson's disease। The main symptoms of Parkinson's disease are some usually stiffness, यानी कि हमारे जो आप कह लें कि हाथ हैं या हमारे जिस्म के जो पट्टे हैं वो अकड़ जाते हैं। शेकिंग मतलब ट्रेमर, झटके लगना, ऐसे हाथों का शेक होना। एंड स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, और इंसान की जो हरकत है, चाहे वो चल रहा है, बैठ रहा है, कोई चीज़ पकड़ रहा है, तो वो भी स्लो होगी। A small part of the brain called the substantia nigra is mainly affected। तो इसमें जो सबसे बड़ा काम है वो ये होता है कि इसमें ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट होता है, पोर्शन होता है, called the substantia nigra, वो मेनली अफेक्टेड हो जाता है। This area of the brain sends messages down nerves in the spinal cord to help control the muscles of the body। तो ये जो सबस्टेंशिया निग्रा है, इसका काम ये होता है कि ये मैसेजेस सेंड करता है ब्रेन से, जो है ये मैसेजेस सेंड करता है स्पाइनल कॉर्ड में, और ये वहाँ पे जो है ना वो द मसल्स ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करने के काम आता है। यानी जब स्पाइनल कॉर्ड में ये मैसेजेस आते हैं, तो इनका मकसद ये होता है कि मसल्स ऑफ द बॉडी, जो जिस्म के पट्टे हैं, इनको कंट्रोल करना। तो इसमें इसको ओवरऑल हम पढ़ के समझ लेंगे कि इंशाल्लाह हमें समझ आ गया होगा आपको। The main symptoms of Parkinson's disease are usually stiffness, shaking and slowness of movement। A small part of the brain called the substantia nigra is mainly affected। This area of the brain sends messages down nerves in the spinal cord to help control the muscles of the body। Messages are passed between brain cells, nerves and muscles by chemicals called neurotransmitters। तो ये तो हमें पहले भी पता है कि जितने भी मैसेजेस जा रहे होते हैं
जो सेल्स के, ब्रेन सेल्स के ज़रिए, नर्व्स के ज़रिए, मसल्स तक। तो ये केमिकल्स हैं, उनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। डोपामिन या डोपामाइन is the main neurotransmitter that is made by the brain cells in the substantia nigra। तो डोपामाइन का जो है ना वो मूवमेंट से ताल्लुक़ है, और ये वो केमिकल है जो कि सबस्टेंशिया निग्रा के अंदर बनता है। swallowing may become troublesome and saliva may pool in the mouth। तो इसकी वजह से अगर ये इफ़ेक्ट हो जाए तो हो सकता है कि स्वेलविंग की चीज़ों को निगलने की जो कैपेसिटी है, एक तो वो उसमें मुश्किलात हैं, एंड सेलाइवा में पूल इन द माउथ, और माउथ में, मुंह में बहुत ज़्यादा जो है ना वो सेलाइवा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए। प्रॉब्लम्स विद कंट्रोलिंग इम्पल्सिस, फॉर एग्जांपल कंपल्सिव ईटिंग अराइजेज। तो इम्पल्सिव जो कंट्रोलिंग इम्पल्सिस, जो इंसान को मुख्तलिफ़ तरह के झटके लगते हैं, तो इन इम्पल्सिस को, जल्दबाजी को मुख्तलिफ़ कामों में इसको रोकना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कंपल्सिव ईटिंग अराइजेज, मतलब कि ज़रूर ही जो है ना वो चीज़ों को कंपल्सिव बार बार जो है ना वो खाने को दिल करता है। तो इस तरह जो है ना वो प्रॉब्लम्स विद कंट्रोलिंग इम्पल्सिस ये अराइज हो जाती हैं। फिफ्थ कॉज है प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पालसी। प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पालसी PS, प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पालसी, ये फिफ्थ जो है ना वो कॉजेज़ हैं जो कि अफेक्ट करती हैं स्वेलुइंग पे। तो ये एक रेयर एंड प्रोग्रेसिव कंडीशन है दैट कैन कॉज प्रॉब्लम्स विद बैलेंस, मूवमेंट एंड विजन, स्पीच एंड स्वेलुइंग। It's caused by increasing numbers of brain cells becoming damaged over time। तो ये जो है प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पालसी, इसका नुकसान ये होता है कि इसमें ब्रेन के जो सेल्स होते हैं वो वक्त गुजरने के साथ साथ, यानी टाइम गुजरने के साथ साथ वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो जब तक ब्रेन सेल्स नए बनते जाएं तब तक ब्रेन हेल्दी रहता है। जैसे ही ये डैमेज होना शुरू हो जाएं तो फिर मसाइल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो है ना वो कॉज है जो कि प्रॉब्लम्स विद बैलेंस, मूवमेंट, विजन, स्पीच एंड स्वेलुइंग। तो चूँकि ये पूरे जो है ना यहाँ तक के मूवमेंट्स, गर्दन के ऊपर के, इन सब को अफेक्ट कर रही होती है, तो इसी वजह से अल्टीमेटली ये जो है ना वो स्वेलुइंग को भी अफेक्ट कर देती है। इस पे अगर हम मज़ीद बात करें तो PSP मतलब प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पालसी occurs when brain cells in certain parts of the brain are damaged because of a build-up of a protein called TAU। तो build-up ब्रेन उस वक्त जो है डैमेज हो जाता है जब प्रोटीन जो है ना वो बिल्डअप हो जाती हैं, कहाँ पर, ब्रेन पर। तो TAU occurs naturally in the brain and is usually broken down before it reaches high levels। तो ये ब्रेन में कुदरती तौर पर बन जाते हैं, और आम तौर पर ये ब्रोकन डाउन यानी इनको तोड़ दिया जाता है, इनको ख़त्म कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है जब ये बहुत ज़्यादा जो है इनकी मिकदार बढ़ जाए। तो इस तरह प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पालसी जो है ये जो है ना ब्रेन के कुछ पोर्शंस को डैमेज कर देती है। तो है ये एक प्रोटीन। इन पीपल विद PSP यानी कि प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पालसी, it isn't broken down properly and forms harmful clumps in brain cells। ठीक है, हमने पीछे बात की कि इसको जो है ना वो तोड़ दिया जाता है, ब्रोकन डाउन के इसको जो है ना वो ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये ब्रेन में प्रॉपरली ख़त्म नहीं होती, और ये हार्मफुल क्लम्प्स, ये गुच्छे बना लेती है। ये जो है ना वो कहने के क्लॉट्स टाइप जमा हो जाती है एक जगह पे। द अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल tau in the brain can vary among people with PSP as can the location of these clumps। तो अब जो एबनॉर्मल प्रोटीन है, टाओ है, जो भी आप इसको कह लें, तो इसकी जो ब्रेन में शिद्दत होती है वो डिफरेंट होती है। उसकी वजह ये होती है द अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल टाओ इन द ब्रेन कैन वेरी अमंग पीपल विद PSP
एज कैन द लोकेशन ऑफ दीज क्लम्प्स, और उसकी वजह उसकी लोकेशन, इन क्लम्प्स की लोकेशन होती है, वो हमें बताती हैं कि ये कहाँ पे होगा और कितना जो है ना वो इसको अफेक्ट करेगा ब्रेन को। नेक्स्ट, दिस मीन्स द कंडीशन कैन हैव अ वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स, और ये तो जाहिर सी बात है कि इसका मकसद यही है, मतलब ये बनता है कि इसकी डिफरेंट कॉजेज़ होंगी और रेंज ऑफ कॉजेज़ या रेंज ऑफ सिम्टम्स होंगी। एज प्रोग्रेसिव supranuclear palsy progresses to an advanced stage, people with the condition normally begin to experience increasing difficulties controlling the muscles of their mouth, throat and tongue. तो अगर ये जैसे जैसे जो है ना वो ये कंडीशन बढ़ती जाती है, तो इंसान को अपने माउथ, थ्रोट एंड टंग के जो मसल्स हैं, इनके मसल्स हैं, इनको कंट्रोल करने में मसाइल आते हैं। तो दिस मीन्स दैट द कंडीशन can have a wide range of symptoms. As PSP progresses to an advanced stage, people with the condition normally begin to experience increasing difficulties controlling the muscles of their mouth, throat and tongue. तो प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी में इसमें मजीद अगर हम बात करें, the loss of control of the throat muscles can lead to severe swallowing problems. ठीक है, बाकी तो मसाइल होंगे ही होंगे, लेकिन जो इसका एक रिजल्ट निकलता है वो severe swallowing problem है, which may mean a feeding tube is required at the some point to prevent choking or chest infections caused by fluid or small food particles passing into the lungs. तो इसका एक नुकसान ये होता है कि इंसान को जो है एक फीडिंग ट्यूब जो है ना उसको पास रखना पड़ती है, या तो चोकिंग से कि अगर गले में खाना फंस जाए तो उसको निकालने के लिए, या फिर इसका जो दूसरा है चेस्ट इन्फेक्शंस, उससे रोकने के लिए, क्योंकि चोकिंग होगी तो फिर जो है ना वो खाना या तो ट्रैकिया में चला जाएगा, सांस की नाली में चला जाएगा, जिसकी वजह से ये, तो उसको रोकने के लिए फिर जो है ना एक खुराक की नाली या एक छोटी सी जो है ना फीडिंग ट्यूब रखना पड़ती है, और या फिर इसको चेस्ट इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी, यानी कि उसमें होता ही है कि फ्लूइड या स्मॉल फूड पार्टिकल्स जो है ना वो लंग्स में चले जाते हैं, तो अल्टीमेटली ये वजह बनते हैं प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी, जो वजह बनती है ये स्वेलिंग डिसऑर्डर्स की, और इससे कितने ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहे हैं। तो इस तरह जो है ना प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी ये एक बहुत बड़ी कॉज है, और ये न्यूरोलॉजिकल कॉज है जो कि अफेक्ट करती है स्वेलिंग पे। तो इस तरह हमारा आज का जो लेक्चर है, जिसमें हमने जो है ना वो डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल कॉजेज़ देखी हैं कि इन सब में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और अल्टीमेटली इनके साथ साथ जो डिफरेंट किस्म की जो है ना वो न्यूरॉन्स और न्यूरोलॉजिकल पाथवेज और ये सारे जो है ना वो अफेक्ट होते हैं। तो हमने 5 जो है ना स्ट्रोक्स, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, एमियोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, इसके बाद हमने जो है ना वो एंड में सुप्रा न्यूक्लियर यानी प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पाल्सी, और इससे पहले पार्किंसंस डिजीज़। तो ये हमने पाँच हमने पढ़े हैं, इसके अलावा कुछ जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो इस तरह हमारा ये लेक्चर जो है ना कंप्लीट हो जाएगा, और हमारी जो कॉजेज़ अफेक्टिंग स्वेलिंग डिसऑर्डर्स ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज की जो कोट है वो हेलन हेज की है। हेलन हेज, द एक्सपर्ट एट एनीथिंग वाज वंस अ बिगिनर। तो बहुत खूबसूरत, शानदार ये जो है ना वो कहावत है, कोट है, एक बात है, कॉल है। तो वो कहते हैं कि द एक्सपर्ट एट एनीथिंग, हम जिस किसी को भी देखते हैं कि वो बहुत अपने काम का माहिर है, इस वक्त वो एक एक्सपर्ट है, तो ये कन्फर्म है कि वो वंस अ बिगिनर, कि वो एक वक्त में सिर्फ वो एक आगाज़ करने वाला था, मुब्तदी था, यानी बिल्कुल जो है ना उसमें शुरुआत उसने की थी, कि शुरू करने वाला था। तो अब जो है ना उसमें प्रैक्टिस कर करके तो वो इतना एक एक्सपर्ट माना जाता है उस चीज़ में। द एक्सपर्ट एट एनीथिंग वाज वंस अ बिगिनर। तो ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है कि हमें भी जिस काम के लिए भी हम चाहते हैं, जो भी हम बनना चाहते हैं, दैट मे बी अ बिज़नेस, दैट मे बी
टू रन एन इंस्टीट्यूशन, कोई जॉब हो सकती है, जो भी आपका एम है, वो सब जो है ना हमें यही बताते हैं कि द एक्सपर्ट एट एनीथिंग वाज वंस अ बिगिनर। तो हमें भी इस जो है ना ये बिगिनिंग स्टेजेस से निकल के आगे की तरफ मूव करना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए। द एक्सपर्ट एट एनीथिंग वाज वंस अ बिगिनर, हेलन हेज। विद दिस कोट, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।